जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली गई है कि यू डोंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। मतलब कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी सारी पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम करीब आने वाली होती है उस टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, मेरी पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है, क्या ये क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसी थॉट के साथ वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, वो क्विट कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, इतने दूर तक आप आए हो सिर्फ इतनी ही दूर तक जाने के लिए नहीं, आपको तो अभी और दूर जाना है। अपनी जो मंजिल है उसे हासिल करना है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि आप बहुत दूर आए हो, इतना दूर कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और जब आप इतना दूर आ चुके हो तो क्या इतना दूर आने के बाद छोड़ दोगे? नहीं, इतना दूर सिर्फ इतना दूर आने के लिए नहीं आए हो, बल्कि और दूर जाने के लिए आए हो। तो जब तक अपनी मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ते रहो। तो आज हम यहाँ पर 24 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और मैं थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा चल रही है, उस वजह से इस तरीके का वीडियो जो है आपके सामने लाना पड़ रहा है, मैं उसमें नहीं दिख रहा हूँ। तो जल्दी ही जब एक जगह पे मैं हो जाऊँगा तो उसके बाद आपके सामने उस तरीके के लेक्चर जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पीडीएफ है और जो वीडियो अपडेट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आप टेलीग्राम जो है उस पर फॉलो ज़रूर कीजिए। और एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है एमएम एकेडमी नाम से, जहाँ पर कई सारे जो क्विज़ है वो आपके सामने लाए जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाते हैं। तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, एमएम एकेडमी आप सर्च कीजिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के बारे में हमें बहुत कुछ इस आर्टिकल के थ्रू पता चलेगा। तो काफ़ी डिटेल में इस आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल को जानेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो है अरुण जेटली साहब, उनको रिमेंबर किया जा रहा है तो उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। डिग्निटी, इसके बारे में मतलब यहाँ पर मेंटल और फिजिकल वेलबींग जो है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ एक्सप्लेन सेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पर वैक्सीन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन अगर आ भी जाती है तो कितना जल्दी यहाँ पर हमें वैक्सीन जो है देखने को मिलेगी, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। ये वाला जब हम आर्टिकल देखते हैं तो टीसीएस जो है उसने ऑर्डर किया है कि यहाँ पर यूएस बेस्ड एपिक यहाँ पर जो है उसे यहाँ पर पे करना पड़ेगा। कितना, 140 मिलियन डॉलर जो है इतना देना पड़ेगा। आप सोचिए इतना क्यों देना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो काफ़ी हेल्दी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। एमएम एकेडमी ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। उसी के साथ आपको पता है कि मैं लाइव इंटरेक्शन भी करता हूँ। लाइव जूम ऐप के ज़रिए जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करता हूँ। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उसी के साथ कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। आइए फर्स्ट आर्टिकल पर आते हैं जहाँ पर वैक्सीन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए वैक्सीन के बारे में हमने पहले बहुत बार देखा हुआ है। रशिया जो है उसने बोला है कि हमने वैक्सीन निकाल ली है। अब रशिया ने ये भी बोला है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने हमको प्री ऑर्डर दे दिए हैं कि हमको वैक्सीन जो है वो चाहिए। रशिया ये जो वैक्सीन निकाला है अब सबसे पहले तो अपनी कंट्री में इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करके रखी है उन कंट्रीज़ में वैक्सीन जाएगी। फिर उसके बाद इंडिया जो है, क्या इंडिया में डायरेक्टली मंगाई जा सकती है, इंडिया में डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगी? जी नहीं, इंडिया में भी फेज ट्रायल होता है। हमने पहले अलग अलग फेजेस देखे हैं। जो वैक्सीन निकलती है तो उसके फेज़ 1, फेज़ 2, फिर फेज़ 3 हमने देखा था। फेज़ 1 में क्या होता है कि उसका इफेक्टिवनेस जो है वो देखा जाता है, मतलब साइड इफेक्ट जो है वो देखे जाते हैं। सेकेंड फेज़ में कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है। थर्ड फेज़ में जो ट्रायल है वो किया जाता है, जो लोग होते हैं उन पर ट्रायल किया जाता है। अब यहाँ पर जब कोई और कंट्री ने ऑलरेडी वैक्सीन निकाल ली है तो यहाँ पर सीधा हम फेज़ 3 जो ट्रायल है वो देखते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन पर, जो वॉलंटियर्स होते हैं उन पर आजमा कर देखते हैं कि वैक्सीन जो है हमारे यहाँ पर काम आएगी या नहीं।
और फिर अगर वो काम आ जाती है उसके बाद हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है वो ली जाती है और फिर हमारे यहाँ पर वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे कंट्री में क्या है, इतना आसानी से फेज़ 3 है उसका सब कुछ हो जाएगा? जी नहीं, उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि हालांकि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो आ चुकी है रशिया में, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर वो वाली वैक्सीन इस्तेमाल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। रैदर देन उसके हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी ट्रायल्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे ट्रायल वाली वैक्सीन जो है उस दौरान यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैक्सीन जो है, ऑन ऑप्टिमिज्म अबाउट वैक्सीन इमर्जिंग बाय अर्ली 2021, हाईली लाइकली है कि यहाँ पर गारंटीड नहीं है लेकिन हाईली लाइकली है कि एक्चुअली जो इफिकेसी है वैक्सीन की वो यहाँ पर ह्यूमंस के लिए काम आ सकती है। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये ह्यूमंस पर काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन क्या है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कहना कि ह्यूमंस पर काम करेगी या नहीं करेगी, है ना। वैक्सीन अगर हम देखते हैं जिसमें रशिया जो है उसकी वैक्सीन आ रही है, तो वो लोगों तक किस तरीके से पहुंच सकती है। रशियन वैक्सीन जो है ये रेडी है फॉर द प्राइम टाइम। वैक्सीन ये फर्स्ट ह्यूमंस पर आएगी जून तक, ठीक है। मतलब फर्स्ट ह्यूमन जो है उन तक हमें देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 जो टेस्टिंग है वो फटाफट की गई और फिर उसके बाद फेज़ 3 जो टेस्टिंग है वो भी कर ली गई और रशिया ने बोला कि हमारे वैक्सीन तैयार है। तो इस तरह चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो जून तक उनकी जो वैक्सीन है ह्यूमन ट्रायल्स तक पूरी की पूरी हो चुकी थी। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो जो है वैक्सीन का वो हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वैक्सीन के लिए क्या वो हमें देखने को मिल रही है? तो देखिए, अब यूएसए जो है उनका और रशिया का वैसे ही पड़ता नहीं है, तो बट अब ऐसे कि उनकी तरफ से इसका जो अपोज है वो देखने को मिल ही रहा था। अब यहाँ पर डब्ल्यू की जब हम बात करते हैं तो यूएस FDA एंड डब्ल्यू उन्होंने कहा है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ 50% जो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल है, तो एटलीस्ट 50% डिसीज जो है वो वैक्सीन के जरिए प्रिवेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। अब देखिए, वैक्सीन जो है बेसिकली काम कैसे करती है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। वैक्सीन जो होती है, कोई भी यहाँ पर एक वैक्सीन है, तो इसमें होता क्या है, इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो वायरस है वही इसमें होता है। अब आप बोलोगे वायरस ही होता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये जो वायरस है ये इंसान को अफेक्ट नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई वायरस इंसान को अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो इंसान के शरीर में एक एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इस इंसान को प्रिवेंट करते हैं वो वायरस जो है उसके अफेक्ट से, ठीक है, उसके जो वो अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, उससे बचाते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो हम वैक्सीन दे रहे हैं तो इसमें एक्चुअल में ये वायरस ही होता है। अब ये जो वायरस है ये जब इंक्लूड हो जाता है, लेकिन ये शरीर को इन्फेक्ट नहीं करता है। अब शरीर को इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये वायरस जो है वो तो अंदर आ गया है। मतलब क्या है कि इसमें रिस्क नहीं है वायरस अंदर जा रहा है तो, लेकिन ये जब वायरस अंदर जा रहा है तो अपने आप एंटीबॉडीज क्रिएट हो रहा है। ये एंटीबॉडीज जो है फर्दर जब एक्चुअल में वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उससे प्रिवेंट कर लेते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर 40 to 50% इफिकेसी जो है, क्या ये बेटर है देन नो वैक्सीन? अब देखिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि जो वैक्सीन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करते ही है। अब भले इसकी इफिकेसी जो है वो कम भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है उसका इंप्रूव अगर हम करते जाते हैं तो यहाँ पर वैक्सीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और इसीलिए अभी अगर हम रशिया की बात करें तो जो उन्होंने वैक्सीन निकाली है, हो सकता है कि ये पूरी तरीके से इफेक्टिव ना रहे, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये जो वैक्सीन है इसमें और डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर्स दे दिए हैं, अब बाकी कंट्रीज को एक्सेसिबल ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। वर्ल्ड ने ये पहले भी देखा हुआ है, जब H1N1 जब WHO जो है उसने यहाँ पर ट्राई किया था कि यहाँ पर ग्लोबल एलोकेशन मैकेनिज्म जो है वो स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन क्या होता है मोस्टली कि यहाँ पर वैक्सीन जो है सब तक पहुँचेगी ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वैक्सीन निकाल भी ली गई हो, अगर कोई भी कंट्री के पार्ट में अगर वैक्सीन निकाल दी गई हो, फिर भी इंडिया में हर इंसान तक वो पहुँचेगी इसकी गारंटी काफ़ी कम है और काफ़ी टाइम जो है, काफ़ी वक्त जो है वो लग सकता है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो कि बात की जा रही है बिल्डर ऑफ अ कॉमन ग्राउंड। अब देखिए, यहाँ पर अरुण जेटली साहब जो है उनकी बात की जा रही है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है ये मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है, गवर्नमेंट मिनिस्टर के द्वारा। तो बट ऑब्वियस कि आर्टिकल जो है इसमें जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी के बारे में खासकर यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि अरुण जेटली साहब की एक बड़ी अचीवमेंट में से अगर बात करें तो जीएसटी जो है वो उसमें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, जीएसटी के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन इसमें हम और भी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है।
पहली चीज जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी काउंसिल जो है, जब हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फर्क क्या होता है, अगर हमारे संविधान में आर्टिकल में जिक्र किया गया हो तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, अगर किसी एक्ट के थ्रू वो बनाई गई हो तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और अगर किसी एक्ट के थ्रू नहीं, किसी आर्टिकल में नहीं, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई हो तो उसे हम नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब तीनों के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, इलेक्शन कमीशन बोल दीजिए। उसी के साथ साथ स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो हम एनजीटी बोल सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब। अब नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टैट्यूटरी, ये कौन सी, तो ये नीति आयोग हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलने के बाद अब आर्टिकल आप पूछोगे तो आर्टिकल कौन सा है, 279A, ये हमें आर्टिकल जो है वो देखने को मिलता है। ये रिकमेंडेशंस जो है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज जो हो वो हमें देखने को मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे, तो हमारे संविधान में जब चेंजेस किए गए हैं तो कौन सा वाला एक्ट था, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिला था जीएसटी का। अब दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, जीएसटी काउंसिल जो है किसके द्वारा चेयर की जाती है, तो ये चेयर जो है ये किसके द्वारा की जाती है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा की जाती है। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मीटिंग है, मीटिंग जो है वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो 3/4, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ 3/4 जो है उससे कम नहीं होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए मोस्टली क्या होता है कि हमें 1.5 देखने को मिलते हैं, या फिर ज़्यादा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3/4 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो सेंटर है और स्टेट है इनके अलग अलग वेटेज दिए गए हैं। जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर को कितना वेटेज दिया गया है, तो सेंटर को दिया गया है 1/3 ऑफ वेटेज। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो राज्य हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ध्यान दीजिएगा 8 है, पहले हमारे यहाँ पर 7 थी, लेकिन फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है ये सेपरेट हो गए तो 9 हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव है उसको इकट्ठा कर लिया गया तो 8 हो गई। तो हमारे यहाँ पर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो उनका वेटेज जो है वो हमें 2/3 वेटेज देखने को मिलता है। तो ये 3 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये इसका एक मेन फोकस था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में 101वां संशोधन किया गया तो उस टाइम पर स्पेशल मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी जो है वो लगती है, लेकिन यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो भी लिया गया था, क्योंकि ये हमारा जो फेडरलिज्म है उसको अफेक्ट कर रहा था। तो हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो भी लगा था। इसके तहत यहाँ पर जो एक्ट है इसमें तब्दील किया गया इसे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें अगर आप देखोगे मल्टीपल टैक्सेस जो है वो सब्स्यूम कर लिए गए थे एक इसमें, क्योंकि पहले क्या था अलग अलग टैक्सेस हमें देखने को मिल रहे थे। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, उसी के साथ सिंगल टैक्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, डेस्टिनेशन जो है उस पर बेस्ड टैक्स हमें देखने को मिलता है। जीएसटी के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव वे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पूछे जा सकते हैं सारी ही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और उसी के साथ अलग अलग स्लैब्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 5% होता है, 0% होता है, 5% होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28 होता है। तो अलग अलग स्लैब्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्लैब्स में रखी जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम जीएसटी जो है उसकी बात करते हैं। जीएसटी करता क्या है, जीएसटी ने यहाँ पर 17 डिफरेंट टैक्सेस जो है उनको यहाँ पर सब्स्यूम कर लिया, एक इसमें ले लिया। प्री जीएसटी अगर हम एरा देखते हैं तो टोटल वैट, एक्साइज, जीएसटी एंड कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता था। कास्केडिंग इफेक्ट होता क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है टैक्स पर टैक्स पड़ना। मतलब यहाँ पर आप ले लीजिए ये है एक समझ लीजिए कि ये होलसेलर है, ठीक है, ये है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर लेते हैं, यहाँ पर होलसेलर लेते हैं, यहाँ पर हम रिटेलर लेते हैं और यहाँ पर कंज्यूमर लेते हैं।
मैन्युफैक्चरर जो है उसने यहाँ पर कोई चीज़ बनाई और उसकी कीमत रखी है 100 रुपये, 10% अगर टैक्स लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपये की इसने चीज़ बनाई। देखिए मैंने जीएसटी आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देखिए, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने जीएसटी कैसे लगता है, फिर उसके बाद उसके जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी वो कैसे काम करता है, आईजीएसटी कैसे काम करता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ। अब यहाँ पर 100 रुपये जो हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये होलसेलर को बेच रहा है तो ये 100 रुपये में बेचेगा क्या, नहीं, ये जीएसटी तो ऐड करेगा ना, मतलब टैक्स जो है वो ऐड समझ लीजिए, जो भी बोल दीजिए, सेल्स टैक्स बोलिए तो ऐड करेगा ना। तो सेल्स टैक्स इसने ऐड कर लिया, तो ये कितने में बेच रहा है, इसको कितने में पड़ रहा है, 110 रुपये में। इसमें क्या है, 10 रुपये ये तो है टैक्स, है ना। अब यहाँ पर होलसेलर क्या करता है कि होलसेलर यहाँ पर इसको पड़ रहा है एक्चुअल में कितना, 110 रुपये में। अब ये 110 रुपये जो है इस पर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, समझ लीजिए इसने प्रॉफिट जो है वो अपना ऐड किया और 40 रुपये, तो मतलब इसने कीमत इसकी रख दी है 150, ठीक है, 150 रख दी है। अब ये जब इसको बेचेगा 10% और ये ऐड करेगा, मतलब 15 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। तो मतलब टोटल कितना पड़ेगा ये, तो 165, तो 165 जो है इसमें ये बेचेगा। अब 165 जो ये दे रहा है इसमें से 15 रुपये जो है, 15 रुपये ये क्या दे रहा है, ये टैक्स पे कर रहा है रिटेलर, है ना। लेकिन ये 15 रुपये में से ऑलरेडी ये 10 रुपये जो है ये टैक्स पे टैक्स पड़ रहा है ना, मतलब इस पे भी टैक्स जो है वो पड़ा है। तो इस तरीके से टैक्स पे टैक्स जो है वो हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये एलिमिनेट ही कर दिया गया, मतलब ये 100 रुपये में इसने बेचा, 100 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर इसको भले 110 रुपये में पड़ा हो, लेकिन ये 10 रुपये इसके जमा रहेंगे, ये जो होलसेलर है इसके 10 रुपये जमा रहेंगे, तो इसलिए कंसिडर करेगा 100, उस पर अपना प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देगा। प्रॉफिट कितना है, 40 रुपये। तो अब यहाँ पर कितने में पड़ेगा ये, 100 मतलब 14 रुपये और ऐड हो जाएंगे 140 में, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 154 रुपीज़ में ही इसको पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टैक्स पे टैक्स नहीं पड़ रहा है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट आपको समझ में, एकदम आसान शब्दों में अभी मैं आपको बता रहा हूँ और एकदम फास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की हुई है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ये यहाँ पर इलिमिनेट हो गई जीएसटी के वजह से, और गुड्स में भी हो गई और सर्विसेज में भी हो गई। फर्स्ट 2 ईयर्स अगर हम देखें तो कलेक्शन जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ। जीएसटी काउंसिल जो है हर मीटिंग में यहाँ पर जो टैक्स बर्डन है कंज्यूमर्स पर वो रिड्यूस करते चले गए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एकदम कम टैक्सेस में रखा गया, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसी के साथ साथ यहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स अगर हम देखते हैं तो 35% जो है कुछ स्टेट्स पर, कुछ राज्यों में लेवी किया जाता था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो हाईएस्ट बर्डन जो है वो यहाँ पर पड़ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद ये जो है ये यहाँ पर कम कर दिया गया। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एग्जांपल है, हाईएस्ट टैक्स रेंजिंग फ्रॉम 35% नाउ 12% और 18% जो है वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ आइटम्स जो हैं उनको डेली वेजेस के 0 में रखा गया है, 5% के कैटेगरीज में रखा गया है। तो ये फ़ायदे जो है, अब देखिए फ़ायदे मैंने आपको जैसे बताया कि ये मिनिस्टर्स के द्वारा लिखा गया है, तो बट ऑब्वियस है फ़ायदे जो है वो रहेंगी, इसलिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले बता दी है। अब यहाँ पर मेरे को आपको कुछ जो चीज़ें हैं एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल जो है वो लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ जो 5% है, 12% है, उसमें रखा गया है, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर सेवरल अदर कंसेशन जो है वो भी लाए गए हैं, जैसे कि टैक्सेशन जो थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा आया था। अब अगर आप देखोगे तो टैक्स जो है वो कम हो रहा है, जीएसटी जो है वो कम हो रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर बताई नहीं है वो है जीएसटी कंपेंसेशन। जीएसटी कंपेंसेशन जो स्टेट्स गवर्नमेंट को देना होता है, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर वैट लगा रही थी पहले 18%, लेकिन अब उनको जीएसटी की वजह से उसमें सब्स्यूम हो गया है, तो अब उनको 9% के आसपास ही टैक्स मिल रहा है। तो ये कंपेंसेशन जो है, जो उनको नुकसान हो रहा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली थी कि हम आपको भरपाई करके देंगे। तो ये कंपेंसेशन जो है वो भी काफ़ी लेट दिया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्सेस है वो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है वो है ये इन्वर्जन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, देखिए एक तो मैंने जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी, दूसरा जीएसटी का कास्केडिंग इफेक्ट जो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसी के साथ साथ अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तो आपको पता ही है ना, हम ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने जो जीएसटी कंपेंसेशन है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया कंपेंसेशन। और लास्ट चीज़ जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वर्जन ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर जो इन्वर्जन ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में क्या होती है। देखिए मैं आपको एकदम आसान शब्दों में एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर इंडिया में एक टायर बन रहा है, ठीक है, एक टायर बन रहा है,
तो टायर के लिए रबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम समझते हैं कि हम रबर से ही टायर बना रहे हैं, यही हम कंसिडर करते हैं, हम उसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। तो रबर जो है वो चाहिए है टायर बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप सोचिए कि जब भी हम रबर जो है, रबर क्या ज़रूरी है क्या इंडिया में ही रहेगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि रहना क्या चाहिए, आइडियली क्या रहना चाहिए कि हम यहाँ पर रबर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब रबर पर गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। फर्ज है कि यहाँ पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टायर जो है इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया, और फिर टायर मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या होगा, एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब दूसरे कंपनी के जो आउट ऑफ कंट्री में टायर्स बना रहे हैं, तो फिनिश गुड्स जब यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में, तो बट ऑब्वियस है कि जो फिनिश गुड्स है वो टायर भी यहाँ पर इंपोर्ट होंगे, है ना। अब वो टायर जो है उस पर भी यहाँ पर ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी। अब ड्यूटी अगर यहाँ पर 20% होती है, ठीक है, 20% होती है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक टायर 100 रुपये का तैयार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 100 रुपये का टायर वो बेच रहे हैं, लेकिन 20% इंपोर्ट ड्यूटी, तो 120 रुपये का टायर रहेगा। लोग खरीदेंगे कौन सा, तो लोग जो है वो खरीदेंगे इंडिया का, है ना। 100 रुपीज़ वाला खरीदेंगे, 120 वाला क्यों खरीदेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब क्या कि यहाँ पर जो हम रबर है वो ला रहे हैं वो हो जाते हैं 20%, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो फिनिश टायर आ रहे हैं उसकी 10% रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब कि जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर हम ड्यूटी कम रख रहे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पर ड्यूटी हम हाई रख रहे हैं। इससे हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको नुकसान होगा, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो कभी डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकता है कि इन्वर्जन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता रहना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब वर्कर जो है कैटेगरी, जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन जो है वो कम लेकर आ गए, ये हमें देखने को मिला। कंप्लायंस और स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखते हैं तो जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको जीएसटी से बाहर रखा गया। इससे क्या हुआ, कंप्लायंस कॉस्ट उनको कम हो गया, है ना। अभी मतलब 40 लाख जो है वो उन्होंने लेकर आ गए, 40 लाख की 40 लाख से अगर ऊपर जिसका हो तो उनको अब यहाँ पर जीएसटी में एग्जम्पशन मिल जाता है, अगर कम हो टर्नओवर उनका, एनुअल टर्नओवर। और तो ये हमें देखने को मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसे छूट जो है वो दी गई, जिससे ही क्या होगा कि रिक्वायरमेंट, रूल, स्टैंडर्ड ये सब कम रहते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्लायंस में आ जाते हो जीएसटी के तो बहुत कुछ करना पड़ता है भाई साहब। जीएसटी जो है ये आईटी अनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो टैक्स पेयर्स है उनका यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे जो है हमें देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर जो जीएसटी इंटीग्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो गया, रिफंड पॉलिसी जो है वो हो गई, तो सब कुछ ऑनलाइन तरीके से हमें देखने को मिला। जीएसटी और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर, मशीनरी जो है उसमें हमें रेट जो है कंसिडरेबल रिडक्शंस देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ बाकी अगर हम इनपुट देखते हैं, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, एक्वेटिक फीड्स हो गया, उनको यहाँ पर नील रेट्स पर रखा गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फूड ग्रेन्स, उनको यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से। डेयरी प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे जो है उनको एग्जम्प्ट किया गया है। प्री जीएसटी एरा अगर हम देखें तो ये 5% स्लैब में हमें देखने को मिल रहे थे। जीएसटी एग्रीकल्चर यहाँ पर सर्विस जो है वो सिमिलरली उनको ट्रीट किया जा रहा है ना। तो इससे क्या बोल मतलब देखिए ये सारी चीज़ें अभी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीएसटी कम हुआ है, कैसे फ़ायदा पहुंचा है जीएसटी ने, एक साल में क्या जीएसटी का हुआ था उसके बारे में हमने देखा हुआ है, और जीएसटी के रिगार्डिंग हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखते ही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आर्टिकल जो है वो इंक्लूड किया है। अब हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो जीएसटी और एग्रीकल्चर मार्केट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ना। इसमें सभी फार्मर ट्रेडर जो है वो रेगुलेट किए जा रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी जो है वो मेंटेन की जा रही है। तो देखिए क्या होता है मेंस में अगर आपको पूछा जाए तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी जो है वो पड़ती है, ठीक है। जीएसटी एक क्रूशियल है पाथ क्रिएट करने के लिए सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ नाम आप सभी को पता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री सप्लाई चेन जो है वो क्रिएट करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ अगर हम देखते हैं तो पेरिशेबल होती है नेचर में,
और उसी के साथ सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो है जीएसटी की वजह से यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जीएसटी जो है जितने भी टैक्सेस है अपने आप में सबस्यूम कर लेता है, जिससे कि क्या है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पर कंपेंसेट किया जा रहा है स्टेट्स को। लेकिन हमने देखा हुआ है कंपेंसेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, और एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीएसटी की जो टेक्निकलिटीज़ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी एमएम एकेडमी ऐप जो है उसके लिए जीएसटी कंप्लायंस किया जा रहा है, तो उसके वजह से पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स हो जाए, पॉलिशिंग हो जाए, जीएसटी जो है वो यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, उसके लिए भी जीएसटी जो है वो रिड्यूस किया गया है, जिससे कि जो लोग हैं कंज्यूमर्स हैं उन तक वो फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, तो अब आपको टेक्निकलिटी पर्सपेक्टिव से जो जीएसटी उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जीएसटी काउंसिल, जैसे मैंने आपको कहा, जीएसटी की 40 मीटिंग्स जो है अब तक हो चुकी है, 41 स्लेटेड टू बी हेल्ड इन अगस्त 27। कंपेंसेशन सेस कलेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। टीसीएस जो है उसको 140 मिलियन यूएस कंपनी को डैमेज के तौर पर क्यों देना पड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर यूएस जो है उसने अपील की है कोर्ट ऑन फ्राइडे, जिसमें कंपेंसेट डैमेज जो है उसकी बात की है मिलियन अगेंस्ट डाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सूट, जो कि यहाँ पर इपिक सिस्टम जो है उसके द्वारा फाइल किया गया। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, क्यों इसके लिए यहाँ पर इतना बड़ा कंपेंसेशन जो है वो मांगा जा रहा है। तो ये हम आगे देखेंगे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो केस है वो कौन सा है टीसीएस के अगेंस्ट में। 2014 में अगर देखें टीसीएस जो है और उसकी सब्सिडरी टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, उसको हायर किया गया था एपिक के द्वारा, जिससे कि एक सिस्टम जो है मेडिकल फैसिलिटी पोर्टलैंड यूएसए में बनाई जा सके। अक्टूबर में एपिक ने एलिग किया कि टीसीएस एम्प्लॉय जो है उसने यहाँ पर जो नॉलेज है वो ले लिया, सीक्रेट नॉलेज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो ले लिया, और सेम तरीके का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर लिया। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली गई है, स्टोर की गई है टीसीएस एम्प्लॉय के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर जो उसी तरीके का वहाँ पर बनाया, और ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉपी वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब कंपनी जो है उसने लॉ सूट फाइल की टीसीएस के अगेंस्ट में, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे भी स्टील करने की बात की। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब स्टील होती है तो उसमें कंपेंसेशन जो है वो मांगा जाता है। अब देखिए यूएस डिपार्टमेंट जो है उनकी खुद की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो इंश्योर करती है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है यूएस बेस्ड कंपनीज के वो प्रोटेक्टेड रहे अक्रॉस द वर्ल्ड। नहीं तो क्या है, देखिए फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है, अगर उसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लिया तो जैसा का वैसा यहाँ पर रेप्लिका जो है उसका दूसरा कंट्री बना सकता है। तो ये ना हो, इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। एजेंसी जो है वो सीख करती है कि यहाँ पर एक्सेस, यहाँ पर जो पायरेटेड गुड्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनको इस तरीके से हार्म ना हो सके, और इसीलिए यहाँ पर अब्रॉड में भी अगर कोई हो तो उनसे प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 38% ऑफ जीडीपी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना, मिलियन ऑफ जॉब्स, यहाँ पर वेज प्रीमियम हमें देखने को मिलता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस यूनाइटेड स्टेट्स जो पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस है वो भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इंडिविजुअल का, कंपनीज का प्रोटेक्ट करता है। एजेंसी डिफाइन करती है ट्रेड सीक्रेट्स एज अ फॉर्मूला, पैटर्न, कंपाइलेशन, प्रोग्राम, डिवाइस, मेथड, टेक्निक और प्रोसेस, जो कि यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन एन इकोनॉमिक एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स हु डू नॉट नो और यूज इट। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कोई भी वायलेशन होता है आईपी राइट्स में या फिर ट्रेड सीक्रेट्स में अमेरिकन कंपनीज के, तो वहाँ पर पुनिटिव डैमेज जो है वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। उसी के साथ जो प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पर सीज कर ली जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। पॉइंट्स है ये सीधे आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। टीसीएस जो उसका क्या बोलना है, टीसीएस का यही बोलना है कि जो भी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सब धोखा है, ये सब बिल्कुल गलत है, और ये वो प्रूफ करके रहेंगे। तो अभी हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सारी चीज़ें होगी, और फिर उसके बाद ये, क्योंकि बहुत ही बड़ी अमाउंट है यार, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। अब टीसीएस के साथ और क्या हो सकता है, यहाँ पर हायर कोर्ट जैसा मैंने आपको कहा यूएस में वो अपील करेंगे। कंपनी जो है उन्होंने पास्ट में भी ऐसे जो इल्ज़ाम है वो झेले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली है। और हायर कोर्ट्स अगर वो रूल करता है टीसीएस के अगेंस्ट में, तो कंपनी जो है वो प्रॉब्लम फेस कर सकती है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूएसए में टीसीएस के, उसको लेकर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
आईपीआर क्या है, जैसे मैंने आपको कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये राइट्स है जो पर्सन को दिए जाते हैं कि खुद के माइंड से उसने जो इन्वेंशन किया है, जो आर्टिस्टिक वर्क किया है, सिंबल्स, नाम, इमेजेस, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने के लिए। अब यहाँ पर क्रिएटर को दिया जाता है एक्सक्लूसिव राइट उसके क्रिएशन के लिए। हाँ, अब वो दूसरों को अगर उसको देना है तो वो दे भी सकता है, बेचना है तो बेच भी सकता है। अब ये जो अधिकार है, ये जो राइट्स है, आउटलाइन किए गए हैं आर्टिकल 27 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 27, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट्स आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1B, डिक्लेरेशन ऑफ बायो एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 15। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल सीधे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है कांग्रेस इन टर्मोइल, अब ये पॉलिटिकल है लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस लीडर्स है, काफ़ी सारे ऐसे कांग्रेस लीडर्स है जिन्होंने ये बोला है पार्टी चीफ सोनिया गांधी जी को कि एक जो फुल टाइम और इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो यहाँ पर आप डालो। नहीं तो हो क्या रहा है, अभी इंटरिम लीडरशिप जो है वो है सोनिया गांधी जी के हाथ में। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है उन्होंने अपना रेसिग्नेशन दे दिया था और फिर उसके बाद जो कांग्रेस लीडर है सोनिया गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर इंटरिम लीडरशिप संभाली थी। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यहाँ पर एक प्रॉपर एक्टिव लीडरशिप जो है वो रहनी चाहिए, उसके लिए बोला गया था। अब पास्ट में भी ऐसे क्राइसिस जो है देखने को मिले, लेकिन पास्ट की क्राइसिस से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली यहाँ पर एक कलेक्टिव कॉल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, कांग्रेस जो है वो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेटेड कंडीशन डिसेंट में हमें रिसेंट हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली है। और इसीलिए यहाँ पर सोनिया गांधी जी जो है अब उनको फर्म डिसीजन यहाँ पर लीडरशिप के बारे में लेना पड़ेगा। पहले से वो लीडरशिप जो है वो लेते आई है, लेकिन अब फर्म लीडरशिप यहाँ पर लेना पड़ेगा। 1990s में भी अगर हम देखें तो इस तरह टर्मोइल जो है कांग्रेस पार्टी में हमें देखने को मिला था। इसके साथ साथ एक और न्यूज आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम जो फार्म सेक्टर है, ठीक है, जो फार्म सेक्टर है फर्स्ट टाइम वो ग्रो करने वाला है, इवन जब जीडीपी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हमारी जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेकिन जो फार्म सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो भी दिखाई दे रही है कि जिससे कि इतना ज़्यादा जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसमें फर्क ना पड़े, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेंड में कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ऐसा भी आपको आ सकता है कि 2020 में जो फार्म सेक्टर है वो ग्रो किया और जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही रहेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपने MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।